पिछले एपिसोड में हम पहुंचे थे इंडिया के सबसे दूरस्थ और कम एक्सप्लोर किए गए शहरों में से एक एनेनी। ईस्टर्न हिमालयस की ऊंची पहाड़ों के बीच में बसे हुए एक छोटा सा शहर अपने शांत वादियों, खूबसूरत लैंडस्केप और अनोखी भौगोलिक पहचान के लिए जाना जाता है। हमने इसके सुकून भरे बाजार देखे, रोमांचक पहाड़ी रास्तों पर सफर भी किए और उस धरती को महसूस किया जहां हर नदी, हर पहाड़ एक नई कहानी सुनाता है। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एनेनी बस इस सफर का शुरुआत था। एनेनी के आगे शुरू होता है एक ऐसी दुनिया जहां सड़कें और भी ज्यादा सुनसान हो जाते हैं और हर किलोमीटर प्रकृति की और करीब ले जाते हैं। और आज हम निकल रहे हैं ड्री वैली, एचएसओ विलेज और चिगू के रास्ते एक ऐसे सफर पे जहां पहुंचना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। और इस सफर के आखिरी पड़ाव में हम ले जाएंगे एक ऐसी जगह जिसे आज भी बहुत कम लोग देख पाए हैं। तो फिर चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं एनेनी के वो रूप जो आज भी दुनिया से लगभग अनजान है। वेलकम टू द अनटच्ड साइड ऑफ एनेनी। तो आज हम जाएंगे पोमो ग्रासलैंड ट्रेक करेंगे। अभी तो जाएंगे चिगू तक, चिगू से ग्रुप के साथ करेंगे। तो बाइक के पास आके एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। तो मेरा इस पोमो ग्रासलैंड ट्रेक करने का दो कारण था। पहला था कि ये ट्रेक अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम एक्सप्लोर किए गए ट्रेकों में से एक है, क्योंकि ये ट्रेक ना ही आसान था और ना ही इसका ज़्यादा जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल था। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण था कि ड्री वैली को एक्सप्लोर करना। ड्री वैली जिसे लैंड ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है और ये पूरे इंडिया का सबसे शानदार वैलियों में से भी एक है और जिसके नज़ारा मुझे उसके शुरू होते ही पता लग गया था। अब आइटिनरी प्लान करते समय मैंने एक गलती किया था। ड्री वैली और पोमो ग्रासलैंड के लिए मैंने एक ही दिन रखा था, बट अब लोग ऐसे मत करना। ये वैली बहुत ही सुंदर है और अब लोग इसके लिए एक अलग दिन जरूर रखना। भैया चिगू कैंप, चिगू कैंप ये सीधा जाना है, पर इससे इधर पास से चले जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हो। हाँ, थैंक यू। अकेले वहाँ पे मेरा दोस्त है चिगू कैंप में, वो उसमें पोमो ग्रासलैंड ट्रेक करेंगे। यहाँ से कुछ ज़्यादा देना, जल्दी जाने से आधा घंटा समय पहुँचे। आधा घंटा लगेगा? अच्छा, इधर से कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 24/5। थैंक यू। अरे लोग की आप लोग ये रखते हैं। हाँ। एनेनी आने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस किया, लगभग हर एक इंडोनेशियन व्यक्ति के पास एक दाव यानी कि एक ट्रेडिशनल नाइफ ज़रूर रहता है। सच कहूँ तो पहली बार देखकर मुझे थोड़ा डर भी लगा। मेरे दिमाग में कई सवाल आ रहा था, आखिर हर कोई अपने साथ ये दाव क्यों रखते हैं? मेरा क्यूरियोसिटी बढ़ गया और मैंने उनसे ही सीधा जाके पूछ लिया। भैया वो निकले ना एक बार। ओके, ये बड़ा आपका। हाँ, इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या है? खुद का सिगरेट कर लेना, बहुत बढ़िया।
तब मुझे पता चला कि ये सिर्फ एक हथियार नहीं है। इदुमिश्मी लोगों के लिए दाव उनकी परंपरा, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और जंगल में जीने का एक जरूरी हिस्सा है। लकड़ी काटने से लेकर रास्ते साफ करने तक ये उनका सबसे भरोसेमंद साथी है। इनसे तो एक चीज जरूर सीखा, कभी कभी हम किसी चीज को देखकर उसके बारे में अपने राय बना लेते हैं, लेकिन सफर हमें सिखाता है हर कहानी के दो पहलू जरूर होते हैं। मैंने ज़्यादातर बाइक राइड पहाड़ों पर ही किए हैं, पर यहाँ इस वैली में मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी वैली में बाइक चला रहा हूँ। रास्ते की चौड़ाई ज़्यादा नहीं था, बट लग रहा था कि मैंने किसी प्लेन लैंड में बाइक चला रहा हूँ। रास्ता बहुत ही सुनसान था। 10-10 किलोमीटर बाद में एक गांव आता था। और रास्ते के बगल में बहुत सारे कीवी की खेती हो रखा था। पहले मेरे को लगता था कि कीवी एक इंपोर्टेड फ्रूट्स है, बट यहाँ पे आके मेरा ये भरम टूट गया। थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि अरुणाचल प्रदेश प्रोड्यूस ओवर 7,000 मेट्रिक टन्स ऑफ कीवी फ्रूट्स एनुअली, जो पूरे देश का कीवी प्रोडक्शन का 60% है। फॉर दैट रीजन अरुणाचल प्रदेश इज द लॉन्गेस्ट कीवी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। और इस प्यारे से लैंडस्केप को एंजॉय करते हुए मैं पहुंच गया था डिरी वैली के सबसे प्यारा गांव HSO विलेज में। With only 10 families and 30 residents, HSO is recognized strategically as the first Indian village along the international border in this sector। मतलब इसके बाद मेरे को और कोई गांव मिलने वाला ही नहीं था। और इस विलेज को क्रॉस करते ही मैं इंटर कर चुका था दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। एक तरफ डी रिवर और दूसरी तरफ आसमान को छूते हुए पाइन का जंगल, और नजारा कुछ ऐसा था। और चलते चलते रास्ते के बगल में मुझे दिखाई दिया चिगू कैंप, द सोशल मीडिया फेमस चिगू कैंप। सोशल मीडिया पे अब लोग जो एनएनी के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे वो एक्चुअल में इसी जगह का है, जो एनएनी से 50 किलोमीटर दूर है। तो फाइनली पहुंच गए चिगू कैंप। लोग तो सब बाहर से चिगू कैंप देखा है, तो अंदर से थोड़ा चिगू कैंप दिखा देता हूँ कैसा होता है चिगू कैंप। चिगू पहुंच के मेरे को लगा कि चिगू जाने के लिए 2 टाइम परफेक्ट रहेगा। एक है जुलाई अगस्त के टाइम। मैं ये ट्रिप दिसंबर में किया था, तो ना मुझे बर्फ देखने को मिला और ना ही वाटरफॉल्स को अपने पीक ब्यूटी में देखने को मिला। तो मेरा ट्रैक शुरू होने वाला था ब्रूनी से, जो चिगू से भी 20 किलोमीटर दूर था। तो चिगू को अलविदा कह के मैं निकल पड़ता हूँ ब्रूनी की ओर। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अभी ब्रूनी में और यहीं से मेरा ट्रैक शुरू होने वाला है। तो फिर चलिए इस ट्रैक के बारे में थोड़ा ज्ञान पेलते हैं। ये ट्रैक के लिए आपको ट्रैक गाइड और परमिट दोनों का ही जरूरत पड़ेगा, और एनएनी के जिस भी होमस्टे में आप रुकेंगे वहाँ से आपको गाइड मिल जाएगा और गाइड ही आपको परमिट अरेंज करके देगा। और ये परमिट ब्रूनी में आईटीबीपी के चेक पोस्ट में वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप ये ट्रैक कर सकते हैं।
तो ट्रैक शुरू होते ही मेरा मुलाकात होता है ज़ारू नदी से। मुझे इस ट्रैक के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पता था, तो फिर चलिए तुआंग जी के पास, जिनको इस ट्रैक के बारे में बहुत कुछ पता है। कैसे है? ठीक है। ठीक है भैया का नाम एक बार और। मेरा नाम कौन होती है? भैया अच्छा भैया ये नदी कहाँ जाने वाला है? ये नदी आपका ये एक्चुअली पहले नदी का नाम जो है आपका जारू है, ज़ारू। जो जाके नीचे आपका ड्री का साथ संगम होके एक ड्री बन जाता है। अच्छा तो ये वैली पर आपका जारू वैली बोलते हैं उसको। पूरा था। यहाँ ये आगे जाके आपको जारू का ब्रिज मिलेगा। हाँ फिर उसके बाद आपको पोमो का वाटरफॉल मिलेगा। उसके बाद आपको पोमो का रास्ता मिलेगा। अच्छा पोमोग्रासन उसके ऊपर होगा। ओके थैंक यू। Dancing in the kitchen till that sun comes out. तो ये ट्रैक बेसिकली 7 किलोमीटर का ट्रैक है, और ये ट्रैक उन कमर्शियल ट्रैकों में से नहीं है जहां हर कदम में कुछ ना कुछ फैसिलिटीज मिल जाते हैं। यहाँ सिर्फ प्रकृति है, साफ पहाड़ी हवा और ऐसा सुकून जो शायद जिंदगी के भागदौड़ में कहीं खो ही गया है। हर सांस और ताजा लगता है और हर कदम हमें प्रकृति के और करीब ले जाते हैं। So ride with me, 'cause I love the open road. और थोड़ा चलने के बाद हम लोगों को मिला एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड जिसे फास्ट कास्टलैंड कहते हैं। But there's nothing I love more than to see you in the front seat. जैसे तुआंग जी ने बोला था कि आगे आपको ज़ारू ब्रिज मिलेगा, लेकिन ब्रिज कुछ ऐसा होगा सोचा नहीं था। Now I love it too. You opened up my eyes right the very first day that I met you. You told me don't be scared. इस ट्रैक का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि कमर्शियल टूरिज्म से दूर होने की वजह से ये ट्रैक आज भी बिल्कुल रॉ और अनटच्ड है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे हिमालय का ये हिस्सा शायद वक्त के साथ साथ बदला ही नहीं हो। So ride with me, 'cause I love the open road. And when the और फिर जंगल की खामोशी के बीच हमें एक ऐसे मेहमान दिखा जिसे देखने का सपना हर वाइल्ड लाइफ लवर देखते हैं, मिस्मी ताकिन। वो हमसे कहीं दूर था, इसलिए लेंस के बिना हमें उसके बेहतर फुटेज कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन उससे उसके नेचुरल हैबिटेट में देखना ही पूरे सफर की सबसे यादगार लम्हों में से एक बन गया। और कई घंटों ट्रेक करने के बाद हम पहुंचते हैं पोमो वाटरफॉल। पोमो वाटरफॉल तक पहुंचकर ही ज़्यादातर लोग अपना ट्रेक ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। यहाँ से पोमो ग्रासलैंड तक पहुँचने के लिए लगभग 1 घंटे का लगातार चढ़ाई अभी बाकी था। थकान ज़रूर था, लेकिन दिल में बस एक ही ख्याल था, हमें उस मंजिल को आंखों से देखना था। और फिर हमारे सामने था पोमो ग्रासलैंड। चारों तरफ बर्फ से ढकी हिमालयन की ऊंची चोटियों के बीच दूर तक फैला हुआ मैदान, और उसके पास एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग भी था। इतने लंबे ट्रेकिंग के बाद ये नजारा किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। और इतनी खूबसूरती को देखकर अपने खुशी रोक ही नहीं पाए और जोर से चिल्ला उठे। तभी हमारे गाइड ने कहा, यहाँ इतना मत चिल्लाओ वरना स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो हमें लगा वो मजाक कर रहे हैं,
लेकिन कुछ ही देर में अंधेरा छा गया और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। चारों तरफ बर्फ गिर रहा है। उफ, क्या क्या नजारा है, ऊपर से बर्फ। क्या बताऊं, देख रहे हैं, देख सकते हैं। कहते हैं ना, जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल कभी ज्यादा देर तक नहीं ठहरता। शायद ये पल भी उनमें से एक था। बर्फ धीरे धीरे तेज होने लगा और हमें मजबूरन लौटना पड़ा। ट्रेकिंग के सबसे खूबसूरत बात शायद ये होते हैं, थकान तो शरीर में बहुत रहते हैं और उसके साथ साथ यादों के पूरे खजाना दिल पे रह जाते हैं और हर मंजिल के साथ कुछ हासिल कर लेने का एक अलग ही खुशी मिलता है। और इस पोमो ग्रासलैंड के साथ साथ मेरे एननी के सफर यहीं खत्म होते हैं। शायद एननी के साथ मेरा कहानी यहीं तक था। पता नहीं दोबारा कभी एननी आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, एननी से मैं जरूर लौट रहा हूँ। बट मुझसे एननी कब लौटेगा ये मुझे पता नहीं।